आप देखिएगा जो भी परिवर्तन इसमें हुए हैं कोविड-19 से संबंधित हैं, के कारण हुए हैं, वह सब इसमें समाहित किए जाएंगे। और अगर कोई विषय छूट रहा है तो मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया उसको संज्ञान में लाएं कि उसी समय नहीं, इसको नोट करें, फिर हमसे बाद में इसको जो बताएं और हम करिए। धन्यवाद सर, वेलकम। वेलकम। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, थैंक यू। बड़ा अच्छा लगा, आप लोगों से मुलाकात होती रहती है। आज वेरी हैप्पी, गुड इवनिंग। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा अपने सबसे पहले चावला जी का, सिंघल साहब का, राय साहब का और गुप्ता जी का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया। तो आज हम बात करेंगे कोविड-19 के कारण जो रिलैक्सेशन दिए हैं गवर्नमेंट ने, वो जो नोटिफिकेशन जारी किए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जिन लोगों के सवाल हैं वो लास्ट 10 मिनट्स जब रह जाएंगे 6 बजने में, तो उस समय दिए जाएंगे। उससे पहले जो चावला साहब ने बताया कि वो अपने क्वेश्चन को यहाँ जो चैट लिखा हुआ है यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा बाद में वैसे भी पूछ सकते हैं। मेरा निवेदन यह है कि सब अपने माइक को म्यूट कर लें और जब जिसको बोलना है केवल वही माइक ऑन करें। आपको सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाथ उठा के सबको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? थैंक यू। सबसे पहले तो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि कोरोना वायरस की महामारी से देश पे संकट है, तो सभी लोग घर पर रहें, लॉकडाउन का पालन जैसे सरकार कहती है वैसे करें। और एक आरोग्य सेतु ऐप है, उसको मोबाइल पर डाउनलोड कर लें, वो मदद करेगा आपकी। तो शुरू करते हैं कि जो कोविड-19 की वजह से जो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दिए हैं उनमें सबसे पहले बात करते हैं CMP 02 और ITC 03। कोई भी व्यक्ति कंपोजिशन लेने के लिए दो तरीके हैं, या तो जो रजिस्ट्रेशन ले रहा है उसी समय जो REG 1 है उसी में कॉलम 5 और कॉलम 6 है उसमें टिक कर देगा कि मुझको रजिस्ट्रेशन लेना है, कंपोजिशन स्कीम में रहना है, तो उसको कंपोजिशन स्कीम वहीं मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई कंपोजिशन स्कीम में नहीं है, नॉर्मल टैक्स पेयर है, तो उसको साल के शुरू से हर किसी भी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से कंपोजिशन ऑफ करने की सुविधा है, बशर्ते कि उसकी टर्नओवर यूपी में 1.5 करोड़ से ज्यादा ना हो। तो उसके लिए चूंकि 31 मार्च को लॉकडाउन हो गया था तो उसका टाइम बढ़ाया गया है। CMP 02 उनको दाखिल करना है जो नॉर्मल टैक्स पेयर हैं और कंपोजिशन ऑफ करना चाहते हैं। तो उसके 20-21 के लिए 31 मार्च से पहले करना था, 31 मार्च 20 से पहले करना था ऑप्ट उसको CMP 02 एप्लीकेशन फाइल करने की, लेकिन वो टाइम बढ़ा दिया गया है, 30 जून कर दिया गया है। अब 20-21 के लिए जो भी व्यक्ति, जो भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर कंपोजिशन ऑफ करना चाहता है वो 30 जून तक कर सका है। जो चाहे वो नोट कर लें, वैसे नोटिफिकेशन है इसका, नोटिफिकेशन नंबर 30। और उसको चूंकि वो कंपोजिशन ऑफ कर रहा है तो सेक्शन 18(4) में दिया हुआ है कि उसको रिवर्स करनी पड़ेगी ITC, जो स्टॉक उसके पास 31/3/20 की शाम को था। तो उसके लिए रूल 33 है, उसमें 60 डेज दिए गए हैं कि ऑप्ट करने से, जैसे 1 अप्रैल 20 से कोई करता है तो उसको 30 मई से पहले ही ITC 03 भरना पड़ता है, जिसमें उसको डिटेल देनी पड़ती है अपने स्टॉक की। स्टॉक में चाहे वो इनपुट्स हो, रॉ मटेरियल हो, फिनिश गुड्स या सेमी फिनिश गुड्स में इन्वॉल्व हो या कैपिटल गुड्स हो, उनकी डिटेल देनी पड़ती है जिसका ITC रिवर्स करना होता है। उसकी डेट बढ़ा करके 31 मार्च 20 से बढ़ा करके, जो 30 मई तक दाखिल करना था, बढ़ा करके 31 जुलाई कर। तो अब ये हुआ कि कोई भी कंपोजिशन ऑप्ट करना चाहता है वो 30 जून तक अपना CMP 02 अप्लाई कर सकता है। और ITC 03 रिवर्स चार्ज के लिए, रिवर्स करने के लिए ITC उसको देनी पड़ेगी, अपनी ITC 03 भरना पड़ेगा 31 जुलाई 20। अब जो कंपोजिशन डीलर होते हैं उनको CMP 08 भरना पड़ता है क्वार्टरली। जो CMP 08 है क्वार्टरली है, टैक्स जमा करने का प्रूफ, और एक GSTR 4 करना पड़ता है दाखिल एनुअली। तो जो CMP 08 है, जो जनवरी फरवरी मार्च का जमा करना है, उसकी डेट होती है 18 तारीख, अप्रैल की 18 तारीख तक जमा करना होता है। वो बढ़ा करके 7 जुलाई 2020 कर दी। और जो GSTR 4 है 19-20 का,
जो 30 अप्रैल 20 तक दाखिल करना था उसकी डेट बढ़ाकर 15 जुलाई 2030 कर। अब जो CMP 08 अप्रैल से जून तक का है उसकी ऑलरेडी डेट 18 जुलाई है। प्लीज अपना माइक म्यूट कर ले। तो यह डेट बढ़ी हुई। अब जो नोटिफिकेशंस के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, नोटिफिकेशंस सब एक्सटेंड नहीं हुई है डेट। कुछ में लेट फी की छूट दी गई है एक पर्टिकुलर डेट तक, कुछ में इंटरेस्ट की छूट दी गई है एक पर्टिकुलर डेट तक, और उसी के बारे में हम आपको बात करें किसी की ड्यू डेट बढ़ाई है। तो ये जो CMP 08 और GSTR 4 की जो डेट बढ़ाई है 30 अप्रैल से बढ़ा करके 15 जुलाई की है, या 18 अप्रैल से बढ़ा करके 7 जुलाई 20 की है, इसके लिए जो CMP 08 है उसका इंटरेस्ट माफ किया, इंटरेस्ट का रिलैक्सेशन दिया है। यानी अगर वो व्यक्ति 18 अप्रैल 2020 को जो CMP 08 भरना था वो 7/7/20 को भरता है, तब कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो इसके बाद भरता है तो उसको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो ड्यू डेट की 18 जुलाई से ही हो, 18 अप्रैल से ही हो। यानी उस 19 अप्रैल 2020 से उसका इंटरेस्ट जो 15 जुलाई की गई है उसके लिए भी लेट फी माफ की गई है। यानी अगर वो 15 जुलाई से चूक हो जाती है, 16 जुलाई को दाखिल करता है, तो उसकी जो लेट फी है वो 1 मई से ही शुरू हो जाएगी। तो यहाँ लेट दाखिल करेंगे उनके बारे में मैंने बताया है कि कुछ की लेट फी माफ की है, कुछ का इंटरेस्ट माफ किया है, कुछ की ड्यू डेट एक्सटेंड की है। तो ये समझना पड़ेगा कि किन की लेट फी माफ की है, किन का इंटरेस्ट माफ किया है, और कितने लोगों को की डेट एक्सटेंड की है, किन फॉर्म्स। तो एक और है कि जो CMP 08 हमको अब अगर 20-21 का आउट कर लेते हैं तो अप्रैल मई जून का जो तिमाही का CMP 08 है वो 18 जुलाई 20 तक, उसकी कोई डेट बढ़ी नहीं है, वो 18 जुलाई 20 को ही दाखिल करना। यहाँ ये बता दें कि जो ऑप्ट करना चाहते हैं 30 जून तक ऑप्ट करना चाहते हैं वो कोई भी 3B या GSTR 1 न भरे। अगर गलती से वो 3B या GSTR 1 भर देते हैं अप्रैल मई जून में तो उसको 30 जून को वो लाभ नहीं ले सकते कंपोजिशन स्कीम का। इसलिए ये सबको सलाह दी जा रही है कि जो भी CMP 02 भर करके ऑप्शन लेना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए कंपोजिशन लेवी का, वो कृपया GSTR 3B या GSTR 1 अप्रैल मई जून का ना भरें। अब बात आती है GSTR 1। GSTR 1 दो हैं, एक क्वार्टरली है, एक मंथली है। क्वार्टरली की छूट उनको दी गई है जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। वो चाहे तो क्वार्टरली भर सकते हैं, चाहे तो मंथली भर सकते हैं, लेकिन उनको छूट है, वो चाहे तो क्वार्टरली भर सकते हैं। तो जो क्वार्टरली की डेट है अप्रैल मई जून की, उसकी जनवरी फरवरी मार्च की क्वार्टरली की डेट 30 अप्रैल 2020 है। ये डेट बढ़ा करके 30/6/2020 कर दी गई। यानी अगर वो 30/6/2020 के पहले या 30/6/2020 तक जून तक जमा कर देते हैं तो उनको कोई लेट फी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो इसके बाद जाते हैं, 30 जून के बाद जाते हैं, तो उनकी लेट फी 1 मई से ही शुरू हो जाए। इसी तरह जो मंथली है मार्च अप्रैल मई के, मंथली मार्च अप्रैल मई का जो GSTR है, मार्च का ड्यू डेट है 11 अप्रैल, अप्रैल की डेट है 11 मई और मई की डेट है 11 जून। इस तरह डेट है ड्यू डेट, लेकिन वो सब बढ़ा करके एक साथ 30 जून कर दी। यानी किसी भी GSTR 1 को आप मार्च अप्रैल मई को 30 जून तक दाखिल कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज आपने मार्च का दाखिल नहीं किया 30 जून तक, मार्च का दाखिल किया 4 जुलाई को, तो आपको 30 जून से 4 जुलाई 4 ही दिन का नहीं लेट फी देना पड़ेगा। फिर आपको मार्च की ड्यू डेट 11 अप्रैल थी, आपको 12 अप्रैल से 4 जुलाई तक का इंटरेस्ट वो लेट फी पे करना। ये थी लेट फी के लिए। अब आती है GSTR 3B में 2 नोटिफिकेशन हुए, एक लेट फी के लिए हुआ और एक हुआ इंटरेस्ट के बारे में। ड्यू डेट मैं बता दूं आपको कि जो GSTR 3B की ड्यू डेट है
ये उन लोगों के लिए जिनकी सीमा 5 करोड़, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, उनके लिए अगले महीने की 20 तारीख है, और उसमें कोई चेंज नहीं किया। देखिए ड्यू डेट जब नोटिफिकेशन 3 अप्रैल के हुआ, उसमें ड्यू डेट किसी में बढ़ाई नहीं है मार्च अप्रैल मई के लिए, उसके लिए फरवरी मार्च अप्रैल के लिए, मई के लिए बढ़ाई है। तो जो फरवरी मार्च अप्रैल की ड्यू डेट है वो आपको देखनी पड़ेगी। 3 फरवरी का नोटिफिकेशन नंबर 7 है, और 29 नोटिफिकेशन नंबर 29 है 23 मार्च का। इन दो नोटिफिकेशन से डेट तय की गई हैं इनकी, फरवरी मार्च अप्रैल की 3B की। जिनकी 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है उनकी ड्यू डेट अगले महीने की 20 तारीख ही है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। लेकिन जो 5 करोड़ से कम है उनके लिए 2 कैटेगरी बनाई है उन्होंने, 2 ग्रुप बनाए हैं स्टेट्स के। कुछ स्टेट्स के ग्रुप हैं जो अगले महीने की 22 तारीख को जमा करेंगे, और कुछ स्टेट्स हैं जो अगले महीने की 24 तारीख को जमा करेंगे। तो जो यूपी है वो 24 तारीख के ग्रुप 2 में है, यानी फरवरी मार्च या अप्रैल की जो GSTR 3B की ड्यू डेट है वो फरवरी के लिए 24 मार्च, मार्च के लिए 24 अप्रैल और अप्रैल के लिए 24 मई है। ये ड्यू डेट नहीं बढ़ाई है, लेकिन इन्हें रिलीफ क्या दे दी है? रिलीफ दी है। सबसे पहले बात करते हैं हम लेट फी की। जो 5 करोड़ से ऊपर हैं, जो फरवरी मार्च अप्रैल के हैं, उनकी ड्यू डेट है 20 तारीख अगले महीने की। हाँ, कुछ गड़बड़ थी। अगले महीने की 20 तारीख है। तो छूट ये दी गई है कि अगर वो 24 जून 20 तक जमा कर देते हैं, अगर वो 24 जून 20 तक जमा कर देते हैं तो ना तो उन पे लेट फी लगेगी, और इंटरेस्ट के लिए कहा गया कि इंटरेस्ट पहले 15 दिन का ड्यू डेट से 15 दिन का माफ रहेगा, 0 रहेगा इंटरेस्ट। और 15 दिन के बाद अगर 24 जून तक करते हैं तो इंटरेस्ट का रेट 9% होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फरवरी का 20 मार्च की ड्यू डेट है, अगर 20 मार्च से 15 दिन तक यानी 4 अप्रैल तक वो अगर जमा करते हैं, 4 अप्रैल तक का कोई ब्याज नहीं लगेगा अगर 24 जून तक जमा करते हैं, और अगर उसके बाद करते हैं जमा तो 9% का इंटरेस्ट लगेगा। कौन सी डेट से शुरू होगा? वो होगा 5 अप्रैल से। इसी तरह अगर मार्च का जो उनको 20 अप्रैल तक जमा करनी है तो उसका इंटरेस्ट 20 अप्रैल से अगर वो 15 दिन के अंदर जमा कर देते हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन 24 जून तक जमा करते हैं तो 15 दिन बाद से जो डेट शुरू हो रही है उससे 24 जून तक का जब भी जमा करेंगे 24 या 24 से पहले, तो 9% इंटरेस्ट लगेगा। वैसे इंटरेस्ट है 18%। अब प्रश्न ये आता है कि अगर वो 24 जून के बाद 25 जून को जमा करते हैं या 26 जून को जमा करते हैं या उसके बाद जमा करते हैं तो इंटरेस्ट कहां से लगेगा? तो इंटरेस्ट पे ड्यू डेट से लगेगा। यानी ड्यू डेट क्या है? फरवरी की 20 मार्च है, 21 मार्च से इंटरेस्ट शुरू हो जाए और वो पूरा 18% लगेगा। इसलिए ये छूट दी गई है कि आप अगर 24 मार्च तक जमा कर देते हैं, 24 मार्च से पहले, तो नंबर 1 तो लेट फी नहीं लगेगी, और इंटरेस्ट जो लगेगा वो पहले 15 दिन का 0 और फिर 15 दिन के बाद जो शुरू होता है 24 जून तक 15%, आप उसको 9% इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन अगर इससे बाद में करते हैं तो लेट फी भी वहीं से काउंट होगी। कहां से? फरवरी का 20 मार्च है तो 21 मार्च से लेट फी काउंट होनी शुरू हो जाएगी और 21 मार्च से ही 18% इंटरेस्ट। अगर वो फरवरी मार्च का 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच अगर उसकी टर्नओवर है, उसके लिए 2 डेट रखी गई है। फरवरी और मार्च के लिए 29 जून रखी गई है, और मार्च के लिए जो अप्रैल के लिए 30 जून रखी गई है क्या कि इसमें भी 5 करोड़ से नीचे वालों का पूरा इंटरेस्ट फ्री है और पूरी लेट फीस फ्री है। यानी कि अगर 29 जून या 30 जून तक, 29 जून तक फरवरी मार्च के नक्शे और 30 जून तक अप्रैल के नक्शे अगर जमा कर देते हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई लेट फी नहीं।
लेकिन अगर इसके बियॉन्ड जाते हैं, यानी अगर फरवरी मार्च का 29 जून के बाद 30 जून या 1 जुलाई को जमा करते हैं तो फिर इंटरेस्ट उसकी ड्यू डेट से शुरू होगा। 5 करोड़ से कम वाले के लिए ड्यू डेट फरवरी की यूपी के लिए 24 मार्च है, मार्च के लिए 24 अप्रैल है और अप्रैल के लिए 24 है, तो वहीं से शुरू हो जाएगा। फिर वो 25 अप्रैल फरवरी के नक्शे का 25 मार्च से शुरू हो जाएगा इंटरेस्ट और पूरा 18% देना पड़ेगा। अब जो 1.5 करोड़ से नीचे वाले हैं, जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है, उनकी डेट फरवरी के लिए 30 जून करी गई है, मार्च के लिए 3 जुलाई की गई है और अप्रैल के नक्शे के लिए 6 जुलाई की गई है। यहाँ भी वही बात है कि अगर वो अप्रैल का नक्शा, फरवरी का नक्शा 30 जून तक, अप्रैल का नक्शा 3 जुलाई तक और मार्च का नक्शा 3 जुलाई तक और अप्रैल का नक्शा 6 जुलाई तक जमा कर देते हैं तो नो लेट फी नो इंटरेस्ट। लेकिन यदि इसके बियॉन्ड जाते हैं तो इंटरेस्ट लगेगा ड्यू डेट से, यानी फरवरी के नक्शे की ड्यू डेट नहीं बढ़ी है, फरवरी का जो 3B है वो अभी भी आपकी ड्यू डेट 24 यूपी के लिए 24 वो है 1.5 करोड़ से नीचे के लिए 24 मार्च, 25 मार्च से इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। तो यहाँ ये समझने की जरूरत है कि इनकी डेट नहीं बढ़ी है, केवल लेट फी और इंटरेस्ट के का रिलैक्सेशन दिया गया है अगर उस ड्यू डेट से पहले जमा कर लेते हैं, और अगर उस ड्यू डेट के बियॉन्ड जाते हैं तो आपको ना इंटरेस्ट की छूट है और ना लेट फी की है, जो ड्यू डेट है उसी से लेट फी शुरू हो जाए। लेकिन के नक्शे के लिए ड्यू डेट बढ़ा दी, जो मई का नक्शा है वो जिनकी 5 करोड़ से ऊपर है उनके लिए 27 जून 2020 कर दी। ये डेट एक्सटेंड है। डेट एक्सटेंड का मतलब क्या हुआ कि अगर वो 28 जून को जमा करते हैं या 29 जून को जमा करते हैं तो इंटरेस्ट भी 28 से लगेगा और लेट फी भी 28 से लगेगा। तो 5 करोड़ से ऊपर वालों के 3B के लिए डेट एक्सटेंड कर दी 27 जून मई के लिए, और जो 5 करोड़ से नीचे हैं यूपी के उनको मई के लिए 14 जुलाई कर दी। यानी यूपी के जो टैक्स पेयर है अगर उनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो मई का नक्शा वो 14 जुलाई तक जमा कर सकते। अगर 14 जुलाई जोड़ जाते हैं तो 15 जुलाई से ही लेट फी शुरू होगी, 15 जुलाई से इंटरेस्ट शुरू होगा। यहां मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां उन्होंने डेट एक्सटेंड की। पेनल्टी की बात कर लें तो पेनल्टी स्वाभाविक है, अगर कोई डेट छूट इंटरेस्ट की दी है या लेट फी की दी है तो उस डेट तक पेनल्टी का कोई मतलब नहीं है। तो अगर उस डेट तक आप जमा करते हैं, एक्सटेंडेड जो डेट दिखाई है जिसके लिए छूट दी गई है इंटरेस्ट के उसकी लेट फी की, तो पेनल्टी नहीं है। अब बात आती है कि जो GSTR 5 NRTP हैं या ISD हैं GSTR 6 जमा करते हैं, या TDS वाले हैं GSTR 7 जमा करते हैं, या TCS वाले हैं जिनको GSTR 8 दाखिल करना है, उनके लिए क्या किया? तो उनके लिए किया यह है कि जो जिन फार्मों की जिन रिटर्न्स की ड्यू डेट 20 मार्च से लेकर 29 जून के बीच है, यानी जैसे GSTR 5 है उसकी 20 तारीख है अगले महीने की, 6 है उसकी 13 है, और जो 7 8 है उनकी अगले महीने की 10 तारीख। तो जिनकी ड्यू डेट 20 मार्च से लेकर के 29 जून के बीच है उनकी सबकी ड्यू डेट बढ़ा, जो GSTR 5 6 7 8 है उनकी डेट बढ़ाकर कर दी गई है 30, और 30 जून तक सबको दाखिल करनी है। इसके बाद प्रश्न आता है ई वे बिल। अगर ई वे बिल बीच में है और वो वैलिडिटी उसकी एक्सपायर हो गई है तो आप उसको कैसे अगर उनके लैपटॉप नहीं है या कैसे एक्सटेंड करेंगे, तो उस पर निर्णय ये लिया गया है कि जो ई वे बिल की 20 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच जिनकी वैलिडिटी एक्सपायर हो रही है उनको वैलिडिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपने आप उनकी 30 अप्रैल तक वैलिडिटी बढ़ी जाएगी। एक रूल 36(4) में चेंज हुआ है, रूल 36(4), सबको जानकारी होगी कि रूल 36(4) जो है वो उसमें ये कर दिया था कि जो आपकी GSTR जो रेसिपिएंट है उसके GSTR 2 में जो दिखाई दे रही है, बुक्स में नहीं, GSTR 2 में जो शो हो रही है ITC,
उसमें जो एलिजिबल आईटीसी है उसका वो 20% तक क्लेम कर सकते हैं। 1 जनवरी 2000 को ये 20% घटा करके 10% कर दिया। यानी अगर आपकी आईटीसी जीएसटीआर 2A में 100 रुपए दिखाई दे रही है, तो आप उस मंथ में अगर आपकी 200 रुपए बुक्स में है और सप्लायर ने नहीं इनवॉइस अपलोड की है, तो आप 110% तक 110 ले सकते हैं। ऐसा ही हर महीने के लिए किया था। कोविड-19 की वजह से कुछ रिलैक्सेशन दे दिया। क्या रिलैक्सेशन दिया है कि जो फरवरी से अगस्त, फरवरी माह से लेकर अगस्त माह तक ये लागू नहीं रहेगा 10%, यानी आप ज्यादा दे सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि जो सितंबर का जब नक्शा आप दाखिल करेंगे तो आपको वो 10% का हिसाब देना पड़ेगा। अब मैं इसे उदाहरण से लेता हूं। मान लीजिए आपकी बुक्स में 2 लाख रुपए आईटीसी है, जो फरवरी से लेकर के फरवरी की मान लो 2 लाख रुपए आईटीसी है, और आपकी R2A में जो एलिजिबल आईटीसी है वो 1.5 लाख से हो रही है। तो क्या है कि आपको लेनी क्या थी रूल के हिसाब से, 1.65 ले सकते थे आप, उसका 1.50 का 10% बढ़ा के 1.65 तक ले सकते थे। लेकिन कुछ शिथिल कर दिया है इसको, आप 2 लाख भी ले सकते हैं। लेकिन जब आप सितंबर में जाएंगे तो सितंबर तक की जो आईटीसी आपकी जीएसटी R2A की है, उसके जोड़ के जुड़ का आएगी, उसका 110% तक ही वो होनी चाहिए जो आपने क्लेम की है, वो आपको सितंबर में एडजस्ट करनी। इसका मैं मान लिया आपकी 10 लाख रुपए आईटीसी बुक्स में है और आपने फरवरी अगस्त तक की, और आपने आपकी 9 लाख शो हो रही थी, लेकिन आपने 10 लाख ले ली, वहां 10 लाख ले लिया। अब जब आप सितंबर की भरेंगे तो सितंबर में मान लिया आपकी आईटीसी जो जीएसटी R2 में शो हो रही है वो 1 लाख है, तो आपकी बनती कितनी, आप क्लेम कितना कर सकते हैं, 1,10,000। लेकिन आपने जो 9 लाख पहले ले ली उस पर ले सकते थे 9,90,000, आपने 10,000 एक्स्ट्रा ले ली है, तो वो आपको यहाँ लेस करनी पड़ेगी। यानी यहाँ आप 1,10,000 में से 10,000 लेस करके तब 1 लाख क्लेम कर सकते। यानी ये 10% का हिसाब आपका फरवरी से अगस्त तक तो फ्री है, मतलब माफ है, आप कितनी भी ले सकते हैं। लेकिन जब सितंबर में जाएंगे तो आपको फरवरी से सितंबर तक जोड़ आईटीसी का उतना ही क्लेम कर सकते हैं जितना फरवरी से सितंबर तक की जीएसटी R2 में जो दिखाए उसका 10% ही अधिक। यानी ये हिसाब आपको सितंबर की रिटर्न में जाकर के देना पड़ेगा। ये 36 के रूल में 36(4) में प्रोविजन डाला गया, अमेंड किया। आधार ऑथेंटिकेशन, उससे पहले रिफंड के बारे में बता दें। रिफंड के बारे में क्या था, कुछ ये शिकायत आई थी कि कुछ टैक्स पेयर्स क्या कर रहे हैं, वो ज्यादा टैक्स अदा करके दिखा दे रहे हैं कि मैंने ज्यादा टैक्स जमा कर दिया, और उसे क्रेडिट से एडजस्ट कर ले रहे हैं, बाद में उसका क्लेम कर ले रहे हैं कि ये ज्यादा टैक्स था, हमें वापस हो जाए, तो वो रिफंड हो जाता था उसको। अब वो रिफंड हो जाता, रिफंड कहाँ से ले लिया उन्होंने, क्रेडिट से ले लिया। क्रेडिट का रिफंड केवल 2 स्थितियों में मिल सकता है, जो 54(3) में 2 स्थितियां दी हुई। इसलिए क्या हुआ कि ये व्यवस्था की गई, ये नियम बनाया गया कि आप जब एक्सेस रिफंड का क्लेम करेंगे तो जो एक्सेस रिफंड, जो एक्सेस आपने जमा कर दिया है, वो ये देखा जाएगा कि किस अनुपात में क्रेडिट से जमा किया है, किस अनुपात में कैश से जमा। तो जिस अनुपात में क्रेडिट और कैश का रेशो है, उसी हिसाब से आपका जो रिफंड मिलेगा वो उतना क्रेडिट में अकाउंट में चला जाएगा और बाकी कैश में चला। यानी आपको क्रेडिट में से कैश नहीं दिया जा सकता, ये रिफंड में चेंज किया है। आधार ऑथेंटिकेशन भी अब 1 अप्रैल से नोटिफिकेशन के हिसाब से 23 अप्रैल को लागू हो जाना चाहिए। लेकिन आधार ऑथेंटिकेशन जब लागू होगा, जब पोर्टल पर व्यवस्था होगी, पोर्टल पर भी हुई नहीं है, वेट करना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा बता दें, अब है कि आपको आधार ऑथेंटिकेशन का टैब एक हम ले आए हैं पोर्टल, और मैंडेटरी नहीं है, वो कंपलसरी नहीं है, उसका ऑप्शन है आपके पास, आप चाहो तो उसे करा सकते, चाहो तो नहीं करा सकते। लाने की जरूरत क्यों पड़ी, वो आप महसूस कर ही रहे होंगे कि कुछ ऐसे पहले वैट में क्या था, यूपी में फिजिकल वेरिफिकेशन होता था साइट का,
और तब रजिस्ट्रेशन मिलता था। इक्के दुक्के छोड़ दो। अब इन्होंने क्या कि साइट वेरिफिकेशन होता नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन ग्रांट होने के बाद में होता है। जो रजिस्ट्रेशन अप्लाई करता है वो तीसरे दिन उसको सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडेंस हैं कि जिसकी वजह से कंपल्सरी कर नहीं सकते थे आधार को। तो क्या हुआ कि अब आधार का ये ला दिया कि यदि आप आधार ऑथेंटिकेट कर देंगे तो वो जो 3 दिन में डीम्ड अप्रूवल की बात है वो आप पे लागू हो जाएगी। लेकिन अगर आप आधार ऑथेंटिकेट नहीं कराते तो आपको वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन, आपके प्लेस ऑफ बिजनेस का वेरिफिकेशन होगा फिजिकल 60 दिन के अंदर आपकी उपस्थिति में, और तब ग्रांट किया जाएगा सही पाए जाते। तो ये ऑप्शन दे दिया कि अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराना चाहते तो आपका 3 दिन में डीम्ड जो ग्रांट हो जाता है, डीम्ड अप्रूव, वो खत्म हो जाएगा। फिर जो वहां का अधिकारी है वो आपके व्यापार स्थल की जांच करेगा और जांच करने के बाद 60 डेज में आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेगा, सही जाएगा तो, सही पाएगा तो। अगर आप नो कर देते हैं तो ये हो गई स्थिति, और यस कर देते हैं तो आपको उसका लाभ 3 दिन के ग्रांट वाला मिलेगा। आपका आधार ऑथेंटिकेशन का सिस्टम बनाया हमने कि आप जैसे ही उसे यस करेंगे तो आपके पास लिंक आ जाएगा, लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपका, लोगों ने इंटीग्रेशन किया है UIDAI से, वो लोग हम वहां से हमारे सिस्टम हमारा मैसेज भेजेगा कि ये आधार ऑथेंटिकेट करना है, वो आपको एक OTP भेजेंगे। आप जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल आपका उस पर होगा या ईमेल, OTP फीड करने के बाद आपको हो जाएगा। इसमें चिंता की इसलिए बात नहीं है कि वो कोई आधार अधिकारी भी नहीं देख सकता कि आपका आधार नंबर क्या है, लेकिन आधार ऑथेंटिकेट हो करना जरूरी। किस किस को जरूरी करना है? ये 1 अप्रैल से पहले, यानी जिस दिन लागू होगा उससे पहले तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उन्हें करने की जरूरत नहीं है, अभी नहीं किया है ये। लेकिन उसके बाद या उस दिन जो पेंडिंग है उन पे भी नहीं, लेकिन उसके बाद जो एक डेट जिसको चालू करेंगे पोर्टल पे, उस डेट या उसके बाद जो भी एप्लीकेशन जाएगी उसको आधार ऑथेंटिकेट कराना। किस किस को कराना पड़ेगा? इंडिविजुअल है तो उसको कराना पड़ेगा, करता है HUF का तो उसको कराना पड़ेगा, कंपनीज में जो ऑथराइज सिग्नेचरी है उनको कराना पड़ेगा, या पार्टनरशिप फर्म है तो जो भी मैनेजिंग या ऑथराइज पार्टनर होंगे उन सबको कराना पड़ेगा। सबको कराने का मतलब क्या है कि जितने भी मैनेजिंग या ऑथराइज पार्टनर्स हैं या सिग्नेचरी हैं सबको कराना पड़ेगा। 10 अगर होंगे तो 10 के 10 को कराना पड़ेगा। अगर 10 में से एक का भी नहीं हुआ तो भी आपका जो आपको डीम्ड रजिस्ट्रेशन की का लाभ है वो नहीं। ये आधार ऑथेंटिकेशन में है। नोटिफिकेशन के हिसाब से 1 अप्रैल से लागू हो गया है, लेकिन नोटिफिकेशन पोर्टल पर भी नहीं आया है, बहुत जल्दी तैयार है हमारा, बहुत जल्दी आने वाला। कुछ चीजें जो बताई हैं कि जो कंप्लायंस है, जैसे कंप्लायंस आपको नोटिस भेजा किसी ने, अगर उस कंप्लायंस जो आपको करना, आपकी अपील है, आपकी एप्लीकेशन, तो जो कंप्लायंस आपको 20 तारीख से 20 मार्च से और 29 जून के बीच करनी है, उन सब की डेट 30 जून कर दी। यानी आप अपील 30 जून को दाखिल कर सकते हैं। आप 30 जून या 30 जून से पहले आपकी कोई रिफंड है, एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं। आपको कोई नोटिस आया हुआ है, आपको उसका जवाब, मतलब जो भी कंप्लायंस है वो है। कहीं कहीं ये लागू नहीं है, कुछ सेक्शंस पे, जैसे 10(3) पे लागू नहीं है। यानी अगर आपकी सीमा 1.5 करोड़ से ज्यादा आपको कंपोजिशन सीमा से कंपोजिशन से बाहर निकालना, तो वहां ये लागू नहीं होगा, वहां आपको बाहर होना पड़ेगा। सेक्शन है कुछ 25 है, 27 है, 31 है, 37 है, 47, 50, 69, 90, 122 या 129, इन पे ये लागू नहीं है, इनकी कंप्लायंस आपको करनी पड़ेगी। अब थोड़ा सा कैपिटल गुड्स के बारे में वैसे ही बता दूं। अभी आप NTN पढ़ेंगे तो NTN में इस बार मेरे 2 आर्टिकल आ रहे हैं, उनमें ऑथेंटिकेशन का भी है, और जो 36(4) में जो चेंज हुआ है वो है, और कैपिटल गुड्स की ITC के बारे में भी मैंने एक लिखा है। तो आप NTN वो छपना तो बंद है, अब JLJ नहीं छप रही है, लेकिन NTN में वो इलेक्ट्रॉनिकली आपको
फाइल बना के भेज रहे हैं, आप उसमें कर सकते हैं। और बाकी अभी मैं जो क्वेश्चंस हैं, 15 मिनट बाकी, 17 मिनट हैं, तो मैं देखता हूं कि ये बात कहाँ तक समझ में आई। अपने अपने क्वेश्चन जो है वो आप फोन पे भी बात कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसमें एक जो खास बात है वो मैं बता दूं आपको कि केवल वही आदमी अनम्यूट करे अपने उसको, माइक को अनम्यूट करें, बात करें और फिर म्यूट कर दें, ताकि मेरी आवाज सब तक पहुंच जाए और आपकी जितने, क्योंकि अगर एक से ज्यादा माइक अनम्यूट होंगे तो वो डिस्टरबेंस पैदा होता है। क्यों चावला जी? बिल्कुल ठीक।